आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे खास प्रोग्राम हेलो परवाज में और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। आजकल न सिर्फ औरतें बल्कि आदमी भी हर मौसम में खूबसूरत दिखना चाहते हैं, लेकिन बदलते मौसम का सबसे ज्यादा और सबसे पहले असर होता है स्किन पर, जिससे कई बार हम स्किन एलर्जीज का भी शिकार हो जाते हैं। तो आज बात होगी स्किन एलर्जीज की और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर शहला अग्रवाल। आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर्स हैं 012066938847, 012066938869 और 9205353184। इन नंबर्स पर आप हमें कॉल कर सकते हैं और स्किन से जुड़ा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर शैला, जैसे मैंने कहा कि आज हम बात करेंगे स्किन एलर्जीज की, तो बदलते मौसम में स्किन पर सबसे पहले क्या असर होता है, किस तरह के असर दिखते हैं? जो स्प्रिंग है, जिसे बसंत का मौसम बोला जाता है, वो है ही एलर्जी का सीजन। अच्छा। जी, क्योंकि स्प्रिंग में अब जो नमी थी हवा की, जो सर्दी वाली थी, वो जा रही है। हाँ। और गर्मी, खासकर जो नॉर्थ इंडिया की गर्मी है, वो बहुत ही सूखी गर्मी होती है और इस मौसम में सबसे ज्यादा फूल खिलने का मौसम होता है। बसंत जो है वो फूलों का मौसम है, पर फूल के साथ पॉलन्स बढ़ जाते हैं। जब पॉलन्स बढ़ जाते हैं तो आपकी इनहेलेशन भी बढ़ जाती है और स्किन, क्योंकि खासकर जो आपका चेहरा है, गर्दन है, हाथ है, ये एरियाज तो हमेशा खुले रहते हैं, तो इन पे कुछ भी चीज अगर हवा में बढ़ रही है तो वो स्किन के ऊपर सबसे पहले एलर्जी करेगी। जैसे आपने कहा कि बसंत का मौसम आता है और स्किन एलर्जी इस वजह से होती है क्योंकि पॉलेंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, हम इसे समझें किस तरह से? कई बार मालूम ही नहीं चलता कि हमें शुरुआत हो रही है स्किन एलर्जी की। इसके कुछ सिम्टम्स भी हैं? जिसको होती है उसको बिल्कुल पक्का पता लग जाता है, क्योंकि उसको सबसे पहले शुरू होती है खारिश। देखिए, स्प्रिंग के साथ बहुत सारी एलर्जीज जो है वाबस्ता है, जिसमें एक स्प्रिंग कटार है, जिसका मतलब कि आपकी आंखें लाल हो रही हैं, आंखों से पानी जा रहा है। अच्छा। उसी तरह काफी लोग हैं जिनकी आंखों के ऊपर खारिश शुरू हो जाती है। उसके बाद बहुत लोगों के चेहरा तो खारिश कर ही रहा है। ये जो हमारे क्यूबिटल फॉसा जिसे हम बोलते हैं, आम का जो एरिया है, क्योंकि यहाँ पर एलर्जेंस बैठ जाते हैं, यहाँ पर रेडनेस और पैचेस शुरू हो जाते हैं, छींकें आने लगती हैं बार बार। और अगर बहुत ज्यादा बढ़ गई और आपने ध्यान नहीं दिया तो अर्टिक एरिया, जिसे हम छपाकी बोलते हैं, जिसके अंदर आपको जैसे चींटी काटती है तो व्हील्स बन जाते हैं, वो आपको परेशान करने लगते हैं। तो एलर्जी आप जितनी जल्दी उसको समझ लें उतना जल्दी वो ठीक हो जाती है। अच्छा, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं कश्मीर से, मोहम्मद शफी। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। आपने जैसे कहा कि पॉलेंस की वजह से, ये मौसम पॉलेंस का, उसकी वजह से सबसे ज़्यादा स्किन एलर्जीज होती हैं। तो जैसे पॉलेंस की बात करें या फिर स्प्रेस की बात करें तो इनसे तो स्किन एलर्जी होती है। हाँ। लेकिन इसके अलावा क्या कुछ और भी चीज़ें हैं जिसकी वजह से हो सकती है? नहीं, देखिए, एलर्जी जो है वो एक सिम्टम है। तो सिम्टम मतलब कि वो आपकी बॉडी आपको बताने की कोशिश कर रही है कि कुछ है आपके आसपास जो आपके लिए नहीं है और आपके लिए माकूल नहीं है। तो उसको क्या आप पकड़ सकते हैं? बात यह है कि जो अक्यूट अर्टिक एरिया होता है, जैसे आपको एलर्जी हुई और रोज एक एंटी एलर्जिक लेने से वो काफी हद तक ठीक रही, तो इसमें आपको वजह ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 99% ये दोबारा नहीं होगी। अच्छा। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्रॉनिक अर्टिक एरिया। क्रॉनिक का मतलब है जो लंबा चला। तो अगर 2 हफ्ते से ज्यादा आपको एंटी एलर्जिक की जरूरत पड़ रही है, अब आपको उसके कॉजेज और वजह ढूंढनी पड़ेगी। दूसरी चीज जो सीजनल एलर्जी होती है, बिकॉज नॉर्थ इंडिया में 2 सीजन्स, हम 4 सीजन्स वाले हैं। हाँ। तो जो एलर्जी मार्च अप्रैल में होती है वो सितंबर अक्टूबर में भी दोबारा होती है। सो देयर आर पीपल जो नॉर्मली सेकेंड टाइम जब उनको होती है तब वो हम तक पहुंचते हैं, बिकॉज पहले तो सब अपना घरेलू उपचार ही करते रहते हैं। अच्छा, जैसे आपने कहा कि अगर हम एलर्जी की बात करें तो ये सबको नहीं होती है, नहीं। कुछ लोगों को हो सकती है। हाँ। तो ये किसको हो सकती है? पीपल हु आर मोर प्रोन, जब अगर आपकी इम्यूनिटी लो है, लड़ने की ताकत लो है। लड़ने की ताकत एक तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज, बच्चे होते हैं या जो बूढ़े होते हैं, उनकी अंदर इम्यूनिटी कम हो जाती है, लड़ने की ताकत ज्यादा आपकी कम हो जाती है। उसके अलावा अगर आपको कोई भी क्रॉनिक बीमारी है, डायबिटिक्स के साथ ये दिक्कत होती है। उसके अलावा अगर आपने जगह चेंज किया, अगर हमारे यहाँ विजिटर्स आते हैं जो बाहर से आते हैं, उनको एक मच्छर भी काटता है तो वो बहुत बुरी तरह खुजाते हैं और एलर्जी होती है, क्योंकि उनको यहाँ के एलर्जेंस की, एलर्जन जो एक लफ्ज है जो मैं बार बार बोलूंगी, वो चीजें जो एलर्जी कर रहा है, तो उनको उन एलर्जेंस की आदत नहीं है, इसलिए उनको वो बॉडी का रिएक्शन है। बॉडी का रिएक्शन इसलिए है कि आपको आगाह करने के लिए कि आप कुछ कीजिए। जी, और एक कॉलर हमारे साथ हैं जम्मू से, विजय कुमार। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है? जी, सवाल बताएं।
मेरा सवाल है, मेरा एलर्जी है, कोई 10-15 साल से है, मुझे बड़ी खारिश आ रही है और खारिश करते वक्त इसमें बहुत फिर पानी निकलता है, लालपन हो जाता है जी। काफी दवाई किया है लेकिन ठीक नहीं हुआ है। देखिए विजय साहब, इसमें यह है कि ये तो पहले ही क्रॉनिक अर्टिकेरिया हो गया। क्रॉनिक मतलब लगातार आपको रहा है। यहाँ पर यह समझने की जरूरत भी है कि हर आदमी का नॉर्मल एक अलग होता है। हमारी मेडिकल डेफिनेशन में अगर 72 घंटे मतलब 3 दिन में एक बार एंटी एलर्जिक लेके आपकी एलर्जी कंट्रोल रहती है, वो भी नॉर्मल गिना जाता है। एंटी एलर्जिक्स जो दवाएं हैं उनका सेफ्टी प्रोफाइल बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कि वो आपको कभी नुकसान नहीं करेंगी। ऐसे जो लोग हैं, जैसे हम बात कर रहे थे कि किनको ये सीजन ज्यादा करता है, तो ये वो लोग हैं जिनको ये सीजन ज्यादा परेशान करता है कि आपकी अच्छे भले पूरी सर्दी एलर्जी कंट्रोल थी और जैसे ही वेदर चेंज हुआ तो आपकी एलर्जी उभर के आने लगी। तो कहीं ना कहीं आपको सीखना पड़ेगा कि आपको कितनी दवा चाहिए, किन चीजों से बचना चाहिए। ये सब जो क्रॉनिक एलर्जी वाले हैं उनको अपने आप को ट्रेन करना पड़ता है बेसिकली। तो ये पता कैसे लगाया जा सकता है कि किन लोगों को एलर्जी हो सकती है और किन को नहीं हो सकती? क्या कोई इसके लिए टेस्ट करवाया जा सकता है जिससे मालूम चल जाए? एलर्जी टेस्ट होते हैं। एलर्जी टेस्ट के मायने हैं कि जो नॉर्मल कॉमन एलर्जन हैं, जिसमें खाने वाले भी हैं, जिसमें आपके चारों तरफ जैसे धूल मिट्टी, पॉलन्स, कॉकरोच, उन सब के एलर्जन निकाल के हम स्किन टेस्ट करते हैं। पहले हम उसको आम पे वो एलर्जन लगा के 24 घंटे में उसको पढ़ा करते थे। अब टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो हम ब्लड टेस्ट से भी करते हैं। लेकिन बात यह है कि आपको एलर्जी टेस्ट कब करना है। अगर एलर्जी होते हुए आपको खूब एलर्जी हो रही है और आप ब्लड टेस्ट करा लेते हैं, एलर्जी टेस्ट करा लेते हैं, वो फॉल्स पॉजिटिव आ जाएगा। हर चीज उसमें पॉजिटिव आ जाएगी, वो चाहे आपको नॉर्मल एलर्जी कर रही है या नहीं कर रही है। आपकी बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा एंटीबॉडीज बनी हुई हैं कि वो हर चीज को पॉजिटिव कर रही है। दूसरी चीज है कि आप एलर्जी की दवा पर हैं, आप एंटी एलर्जिक्स ले रहे हैं, तो यहां पर सब कुछ फॉल्स नेगेटिव आ जाएगा। तो हमें वो वक्फा चाहिए 15 दिन का, जब आप एलर्जी फ्री और मेडिसिन फ्री हो, जो कई बार ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर आप उस तरह से टेस्ट नहीं कराएंगे तो उस टेस्ट का कोई फायदा नहीं है, सिर्फ वो पैसे और वक्त बर्बाद करने वाली चीज है जी। और कश्मीर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, सरवर अहमद। हेलो हेलो, लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। जैसे जिन लोगों को एलर्जी हो सकती है उन्होंने टेस्ट करवाया, उसमें निकल भी गया कि ये लोगों को एलर्जी हो सकती है, तो वो किस तरह का रूटीन रखें? मौसम चेंज हो रहा है तो उनका रूटीन क्या हो? हाँ, एक तो जिनको अगर किसी स्पेसिफिक चीज से एलर्जी आ गई है, देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जिनको एग्स से एलर्जन से, एग्स उनका बहुत कॉमन एलर्जन है। उसके अलावा हवा में एक पॉलन होता है जिसको पार्थेनियम बोला जाता है। दिल्ली में पार्थेनियम सबसे बड़ा कॉमन एलर्जी की वजह है। और अगर आप एक बार देखेंगे तो आपको वो पता लग जाएगा, वो आमतौर पर जैसे जंगली पौधे उगते हैं उस तरह से उगता है। अपने आसपास की जगहों को आप साफ रखेंगे। दूसरा, अपने जो रूटीन है, आपको ये पता होना चाहिए कि एलर्जी किस वक्त बढ़ रही है। जो हवा वाली एलर्जी है, जो पॉलन्स हैं, फूलों के खिलने का टाइम सुबह 6 बजे होता है। जब 6 बजे फूल खिलते हैं तो पॉलन लोड जो हवा का है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अच्छा। अगर आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो मॉर्निंग वॉक को डिले कर दीजिए, 8 बजे जाइए, नहीं तो शाम को जाइए। सुबह उठते ही कई लोगों को आदत होती है कि अपनी खिड़की खोल देते हैं और कमरे के अंदर फ्रेश एयर जो है वो आफत बन जाती है। तो सुबह अगर आपको एयरिंग भी करनी है कमरे की तो 8 बजे के बाद करेंगे। अगर आप बाहर जा रहे हैं, वॉक के लिए जा रहे हैं, चलिए सुबह 6 की जगह 8 बजे भी जा रहे हैं, तो स्किन के ऊपर एक हल्का सा मॉइस्चराइजर, प्लेन कैलामीन लोशन कुछ लगा के जाइए, ताकि हवा में जो है वो आपके स्किन के कांटेक्ट में नहीं आए। जी। श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ी है हसीना। हेलो 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 जी, बताएं क्या सवाल है आपका? जी, मेरे हाथ उनको बहुत खुजली आ रही है, पता नहीं ये क्या बात है। जिस वक्त मैं इनको गर्म पानी डाल रही हूँ तो उस वक्त थोड़ा आराम महसूस हो रहा है। अच्छा, आंखों की एलर्जी बोल रही है ना हसीना साहिबा? हाँ जी, हाँ, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया, इसको स्प्रिंग कटार बोलते हैं। वो है ही, उसका नाम ही स्प्रिंग कटार है। और जो हवा का एलर्जन है वो आंखों के अंदर इरिटेट करके आंखों को लाल करता है और खुजली करता है। बार बार धो जो रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं। उसके अलावा क्लियर ड्रॉप्स करके आर्टिफिशियल टीयर्स आते हैं, आंखें ड्राई होने लगती हैं और ड्राई आंखों में एलर्जी और बढ़ने लगती है। तो दिन में कम से कम 3-4 बार वो टीयर ड्रॉप्स आप डालेंगी। उसके बावजूद अगर ठीक नहीं हो रहा है तो एंटी एलर्जिक का इस्तेमाल
रोज एक टैबलेट, कम से कम 20 से 30 दिन। दूसरी चीज जो होती है कि जब भी किसी को एलर्जी होती है वो ये कोशिश करता है कि दवा लेके बीच में रोक के देखते हैं कि शायद ठीक हो गई है। हाँ। ये एक ह्यूमन टेंडेंसी है, तो वो ठीक के देखने के चक्कर में जो पिछला काम होता है दवा का वो भी खत्म हो जाता है। तो आपको जो बोला गया है वो कीजिए मेहरबानी करके। अगर 20 दिन बोला गया है तो 20 दिन, बीच में अपनी उस दवा को रोक के वो जो काम हुआ है उसको भी बर्बाद ना करें। जी, एक कॉलर हमारे साथ श्रीनगर से और जुड़े हैं, अली मोहम्मद। हेलो 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 जी, सवाल बताएं, क्या सवाल है? मेरा सवाल है कि इस सीजन में मुझे एलर्जिक जुकाम ज्यादा हो जाता है। अच्छा। छींकें आती है बहुत बड़ी। जी, ये जो हम जो बात कर रहे हैं स्किन एलर्जी की, एलर्जी जो सिस्टम को इफेक्ट कर रही है, एक तरह के सेल्स होते हैं जैसे रेड ब्लड सेल्स, आपको सबको आयरन हीमोग्लोबिन पता है, इसी तरह ब्लड में एक एलर्जिक सेल्स भी होते हैं। वो दो सिस्टम पे इफेक्ट करता है, या तो आपके जो ब्रीदिंग सिस्टम है, एस्थमा जैसे है इस सीजन में लोगों का बढ़ जाता है, या फिर अगर इजनोफिल्स दोनों जगह काम करते हैं। पर अगर आपको स्किन एलर्जी है तो आपको एस्थमेटिक अटैक नहीं होगा, और अगर एस्थमेटिक अटैक है तो स्किन एलर्जी नहीं होगी, बिकॉज वो दोनों का टारगेट एक रहता है। कई बार क्या होता है कि जो एस्थमेटिक्स होते हैं विद टाइम उनका एस्थमा बेहतर हो जाता है। अच्छा। पर इजनोफिल्स तो अभी भी उनके ज्यादा हैं, तो यहां पर उनको एलर्जी होने लगती है, स्किन एलर्जी। छींके खासकर सुबह बहुत आती हैं। आप ध्यान दीजिएगा कहीं ना कहीं अली मोहम्मद साहब कि आप बहुत ज्यादा एकदम हवा तो नहीं लेना चाहते हैं और बाहर तो नहीं जाते हैं, तो आपको ये सब अवॉइड करना पड़ेगा। इस सीजन में जो एलर्जिक लोग हैं उनको एंटी एलर्जिक, बेसिकली अगर आप एलर्जी शुरू होने से पहले देखिए अपने आप को देखना पड़ेगा। अगर आपको हर सीजन में एलर्जी होती है तो जैसे ही चेंज ऑफ सीजन होता है आप मेहरबानी करके एक एंटी एलर्जिक रोज लेना शुरू कर दें, ताकि ये एलर्जी वहीं के वहीं कंट्रोल हो जाए। जी, श्रीनगर से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ी है। हेलो 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 जी, बताएं, क्या सवाल है आपका? जी, एक्चुअली मेरे चेहरे पे एलर्जी निकली थी, जिसके बाद से डॉक्टर ने मुझे स्टीरॉइड क्रीम दी 1 हफ्ते के लिए। तो उसके बाद स्टीरॉइड यूज करने के बाद जब मैंने वो डिसकंटिन्यू कर दिया, उसके बाद मुझे छोटे छोटे पिंपल्स निकल आ रहे हैं चेहरे पे, जो मतलब रेड है, बहुत रेड, और उसका साइड का एरिया भी रेड हो रहा है। अच्छा। एक निकलता है, खत्म हो जाता है, तो दूसरा निकल आता है, लेकिन वो रेडनेस उधर ही रह जाती है। जी हाँ, जो एलर्जी थी उसको ठीक करने के लिए स्टीरॉइड दिया गया, वो बिल्कुल ठीक था, बिकॉज स्टीरॉइड एक एंटी इन्फ्लेमेटरी की तरह काम करता है। आपकी स्किन में जो चेंजेस हो जाते हैं उसको ठीक करता है। बगैर स्टीरॉइड के ये एलर्जी कंट्रोल नहीं होती। लेकिन स्टीरॉइड दो धारी तलवार है, ठीक भी करता है पर दूसरी चीजों को बढ़ाता भी है। इसीलिए वी आर वेरी पर्टिकुलर कि आप 4 दिन में रोक दीजिए, 5 दिन में रोक दीजिए, क्योंकि अगर आप उसको ज्यादा करेंगे तो फिर ये प्रॉब्लम होने लगती है। यहाँ पर हुआ यह है कि जब स्टीरॉइड लगाया गया तो एलर्जिक रिएक्शन खत्म हो गया, पर उसने ग्लैंड्स को स्टिमुलेट कर दिया तो दाने होने लगे। तो वो एक ठीक करते हुए दूसरी चीज हुई है। अब आपको मेहरबानी करके एक एंटी एक्ने क्रीम, कोई भी क्लिंडामाइसिन क्रीम बाजार से लेके आप रेगुलरली रात को लगाएं, कम से कम 3-4 बार लगाएं। उसके अलावा मॉइस्चराइजर्स जो हैं, जो खासकर एंटी एजिंग मॉइस्चराइजर होते हैं, बिकॉज वो अंदर स्किन के बहुत अच्छे से जाते हैं, उसका इस्तेमाल करें तो रेडनेस जरूर कम होगी। और जहां आपने पहले एलर्जी दिखाई थी उन डॉक्टर के पास जाएं, वो इसको भी ठीक करेंगे, बिकॉज उनको पता है कि ये देने से ये होता है और उसको भी ठीक करना है। जी, डॉक्टर शैला आपसे और भी बातें करेंगे स्किन एलर्जीज से जुड़ी हुई। नाजरीन, आप भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। डॉक्टर शैला, जैसे आज हम बात कर रहे हैं स्किन एलर्जीज की, तो एक कॉलर ने हमें कॉल किया है कश्मीर से, श्रीनगर से किया है, जाहिद ने। हेलो 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 जी, बताएं, क्या सवाल है, क्या पूछना चाहते हैं? जी मैम, मेरी सिस्टर है, उसको यहाँ पे चिन्ह है ना, वहाँ जी। पे बाल आए, दाढ़ी जैसी आ रही है। जी जाहिद साहब, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। जब हम सब के अंदर मेल और फीमेल हार्मोन्स हैं, जब वो बैलेंस खराब हो जाता है तो जो सेकेंडरी सेक्सुअल एरियाज हैं, ये बियर्ड एरिया बोला जाता है, इसमें थिक बाल आने लगते हैं। तो आज तो हमारा जो गुफ्तगू का मौज़ा है वो एलर्जीज है। आप किसी भी डर्मेटोलॉजिस्ट या गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाके वो उनको चेक कराइए, और जब वो बैलेंस ठीक हो जाएगा उसके बाद लेजर से हम बालों से निजात पा सकते हैं। बिल्कुल, एलर्जीज के लिए हमें डाइट पे भी ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, बिकॉज डाइट जो है वो चीज़ है जो आपकी एलर्जी को बढ़ा और घटा सकती है।
जैसे मैंने दवा के बारे में बोला कि कई बार लोग ये कोशिश करते हैं रोक के देखें कि दवा ठीक हुई कि बीमारी ठीक हुई कि नहीं हुई, वही हाल खाने के साथ भी है। कोई कुछ चीज से आपको एलर्जी, मुझे पास हमेशा आके बोलते हैं कि मैम उससे एलर्जी है पर फिर भी खाए। भाई अगर है तो छोड़ दीजिए ना। और इनमें सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है नट्स, क्योंकि काफी लोगों को नट्स से एलर्जी होती है और नट्स में सबसे ज्यादा है अखरोट। तो अगर कुछ ऐसा है तो आपको इस सीजन में और ज्यादा प्रिकॉशन लेनी पड़ेगी, बिकॉज पहले ही आपकी बॉडी अपने आप को ठीक करने की कोशिश कर रही है। तो अगर आपकी एलर्जिक टेंडेंसी है तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो उस एलर्जिक टेंडेंसी में और ज्यादा इजाफा करे और ठीक होने में नुकसान करे। जी, एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं श्रीनगर से, मोहम्मद शफीक। हेलो 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 मैम जी, सवाल बताएं। मेरे जो चेहरा है उस पे काले काले दाने निकल रहे हैं। अच्छा, हाँ जी शफीक साहब, दानों की वजह ढूंढनी पड़ेगी। क्या वो सर्दी की वजह से निकले थे या उनमें इन्फेक्शन हो रहा है या आपने कुछ लगाया, क्योंकि दाने काले नहीं निकलते हैं, ज्यादातर दाने रेड और निकलते हैं और जब वो ठीक होने लगते हैं तब उनका रंग चेंज हो जाता है। और अगर आप काले दानों की बात कर रहे हैं तो हमें दूसरी स्किन कंडीशंस को देखना पड़ेगा। तो मेहरबानी करके डॉक्टर के पास जल्दी से जल्दी जाएं, इससे पहले कि वो परमानेंट ना हो जाए और फिर उनका इलाज करना मुश्किल हो जाए। तमिलनाडु से एक कॉलर हमारे साथ और जुड़ी है। हेलो 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 जी, सवाल बताएं। हेलो, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? लगता है किसी वजह से हमारा इनसे राब्ता नहीं हो पाया। डॉक्टर शैला, जब मौसम बदल रहा हो तो क्या हमें इस चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए कि आप किस तरह की क्रीम इस्तेमाल कर रहे हैं, कैसा मॉइस्चराइज़र इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि हम आमतौर पर मार्केट में जाते हैं, अगर किसी की पैकिंग अच्छी लगती है और लगता है कि अपने बजट में है तो ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा उसका ख्याल नहीं रखते हैं कि किस तरह की क्रीम हमें सूट करेगी या नहीं करेगी। देखिए 90% लोगों के साथ अल्लाह का शुक्र है कि जो वो लगाते हैं वो ठीक रहता है। दिक्कत उनको होती है वो जो 10% है कि जिनको कुछ भी लगाते हैं तो एलर्जी होती है। पर हम सबको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि सर्दी में हम क्रीम इस्तेमाल कर रहे थे बिकॉज हमारी स्किन रूखी थी और हम थिक क्रीम इस्तेमाल कर रहे थे। अब जैसे ही मौसम बदलने लगा है तो हमें लोशंस के ऊपर आना है। लोशन की खासियत ये होती है क्योंकि वो पतला होता है तो वो स्किन के अंदर जाता है और ऊपर भी एक हल्की सी लेयर बना के रखता है। तो इस मौसम में अगर आप बाहर जा रहे हैं, चाहे आप एलर्जी आपको है या नहीं है, पर आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना शुरू कर देना चाहिए। गर्मी में क्या होता है कि हम लोग सनस्क्रीन करते रहते हैं, पर इस मौसम में हम ध्यान ही नहीं देते। तो आप एक हल्का सा मॉइस्चराइजर लगाइए, उसके ऊपर नॉर्मल कैलामीन लोशन की एक हल्की सी लेयर अगर आप लगा के रखेंगे तो जो भी हवा में, आप एलर्जन तो भूल जाइए, जो पोल्यूटेंट भी हवा में है वो भी आपकी स्किन से दूर ही रहेगा। तो कहीं ना कहीं हमें प्रोटेक्शन अभी से शुरू कर देनी चाहिए। जी, श्रीनगर से एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी है, जुबैदा खान। हेलो। हाँ जी, नमस्ते। जी नमस्कार, बताएं क्या सवाल है आपका? मैं सवाल कर रही हूँ, मेरे पैर में पिछले 1 साल से फंगल इन्फेक्शन हो गया है। जी अच्छा, तो उसके लिए मैं दवाई ले रही हूँ 1 साल से, मगर उसको फर्क नहीं हो रहा है दवाई से। जी जुबैदा, दिक्कत क्या है कि इस टाइम फंगल इन्फेक्शन जो है वो रेजिस्टेंट हो गया है, मतलब वो दवाओं से ठीक नहीं हो रहा है। तो हमारे पास जो पेशेंट आते हैं उनसे हमारी एक ही इल्तिजा होती है कि प्लीज़ हमारा पीछा मत छोड़िएगा जब तक वो ठीक ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या होता है, एक से ठीक नहीं हुआ दूसरे डॉक्टर, दूसरे से तीसरे डॉक्टर। आपको लगातार इलाज करना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है। कम से कम 3-4 बार हमें दवा बदलनी पड़ती है, तभी फंगल इन्फेक्शन ठीक होता है, लेकिन अभी भी ठीक होता है। तो इसलिए दवा मत छोड़िए, वापस अपने डॉक्टर के पास जाइए ताकि वो दवा चेंज करके बात करे। पैरों का फटना भी एलर्जी का एक सिम्टम होता है जी, क्योंकि अब क्या है, अभी तक तो हम लोगों ने सॉक्स पहने हुए थे तो स्किन बिल्कुल जो है ढकी हुई थी, अब चप्पल पे आने लगे हैं और चप्पल से ज्यादा जो धूल मिट्टी उड़ रही है। आजकल आप बाहर जाके देखेंगे तो ऐसा लगता है कि चारों तरफ कुछ उड़ रहा है, पत्ते गिर रहे हैं, धूल उड़ रही है। तो ये सब चीजें हैं जो आपकी स्किन के, और अगर आप नंगे पांव जाते हैं, खासकर ये जो मंदिर गुरुद्वारे जब जाते हैं और वो नंगे पांव जो जाते हैं, वो धूल मिट्टी बहुत दिक्कत करती है। तो वापस आके अपने पैरों को अच्छी तरह से धो के एक मॉइस्चराइजर लगाएं। एक बार अगर स्किन फटने लगती है, कटने लगती है, तो फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जी, तमिलनाडु से एक कॉलर हमारे साथ है, डॉक्टर सबीहा। हेलो जी। हेलो जी, जी बताएं क्या सवाल है? जी, मेरे 2 सवाल हैं। एक सवाल तो ये है कि
मेरी बच्ची को बहुत जल्दी एलर्जी हो जाती है। जरा भी धूप में जाएगी तो पूरा ये काला काला हो जाता है, पूरा स्किन का एरिया। जी, और दूसरी बात ये है कि वो उसके कंधों पर एक मोटे मोटे से निशान लगे हुए हैं। वो निशान ही मोटे मोटे से कुछ हो गए हैं और वो किसी चीज से भी नहीं जाते। अगर कहीं चोट लग जाती है तो वो फिर दोबारा कहीं भी वो हो जाता है, जो काफी मोटे से एक बने हुए हैं कंधे मुझे पर लग रहा है डॉक्टर साबिया जो आप बात कर रही हैं, और वो इसलिए डॉक्टर ने बताया है, न्योट कुछ इस तरह का नाम दिया है, और ये इसका इलाज भी उन्होंने ये कहा है, बहुत कम लोगों को ऐसा होता है। जी हाँ, जो आप बात कर रहे हैं वो जरूर कीलॉइड्स की बात कर रहे हैं। कीलॉइड्स एक स्किन की टेंडेंसी होती है कि कहीं भी कोई चोट लगती है या दाना निकलता है तो जब वो ठीक होता है, जब वो हील होता है तो वहां पर फाइब्रस टिश्यू ज्यादा बन जाता है और वो गांठ बन जाती है। इसमें सबसे जरूरी जो बात है वो ये है कि अभी तो ये बच्ची हैं, जब ये बड़ी होंगी तो पहली चीज, कभी भी खुदा ना करे किसी सर्जरी के लिए जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, अपने डॉक्टर को बताना बहुत जरूरी है कि आपको कीलॉइडल टेंडेंसी है। क्योंकि अगर शुरू में हम इसी टेंडेंसी को रोकें तब तो ठीक है, नहीं तो बाद में वहां पर जो गांठ बन जाती है उसको ठीक करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। वही बात एलर्जी की है, बिकॉज धूप में जाते ही अगर एलर्जी हो जाती है तो कहीं ना कहीं सिस्टम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। इसका एक ही तरीका है उसको धीरे धीरे करेक्ट करने का, वो है एंटीऑक्सीडेंट। अच्छा, एंटीऑक्सीडेंट्स वो चीज हैं, हमारी बॉडी में एक फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल मतलब जो एक आयंस हैं वो घूम रहे हैं, जो भी कहीं लगा कि भाई ये खाली जगह है वहां जाके लग जाते हैं और वो एलर्जी करते हैं, आपकी जो इरिटेशन करते हैं वो सब करते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स जो हैं उसको बोलते हैं क्वेंचिंग द आयंस। ये बड़े टिपिकल से वर्ड्स हैं। क्वेंचिंग का मतलब है कि उनकी प्यास को बुझाते हैं, उनकी थर्स्ट को, प्लस और माइनस के आयंस को खत्म करते हैं। इन सब इतनी बड़ी बात का निदान ये है कि जिंदगी में जब हम पोल्यूटेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, खा हम क्या रहे हैं हमें नहीं पता, उसमें कितनी सिंथेटिक्स हैं, कितने प्रिजर्वेटिव्स हैं, तो ये हमारा जमाना है। तो हमें बीच बीच में, और खासकर बच्चों को जिंक देना चाहिए, और बड़ों को एंटीऑक्सीडेंट साल में कम से कम 2 बार, एक बार मार्च में 1 महीने के लिए और एक बार अक्टूबर में 1 महीने के लिए ले लेनी चाहिए। तो हमारी जो अंदरूनी सेहत है वो बनी रहती है। हम अपनी जिस्म को हेल्प करते हैं कि वो इन तरह की जो भी हमारे चारों तरफ चीजें हैं उससे लड़ सके। जी, वक्त हमारे पास थोड़ा सा कम है, लेकिन चलते चलते एक आखिरी कॉलर को शामिल करते हैं। हुमैरा है हमारे साथ लाइन पर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हुमैरा बताएं क्या सवाल है? मुझे ये ना गले में ये दाने जैसे निकलते हैं, एलर्जी। ये बोलते हैं यहाँ की डॉक्टर आपको एलर्जी है। अच्छा, अंदर से गले में दाने जैसे, वो फिर दम जैसे करते हैं, घुटन जैसी होती है फिर। अच्छा उनसे जी, जैसे गांठ जैसी लगती है वहाँ। हुमैरा साहिबा, वही एलर्जी के जैसे हमने बोला कि अलग अलग पैमाने हैं। किसी को स्किन के ऊपर निकल रही है और किसी को जो हमारा ब्रीदिंग सिस्टम है उसके अंदर निकल रही है। तो एंटी एलर्जिक जरूर लेना है, उससे आप परहेज नहीं कीजिए। एंटी एलर्जिक्स को ये मत मानिए कि हम दवा ले रहे हैं, वो लेनी पड़ेगी, उसका और कोई चारा नहीं है। तो बेसिक अब इस एलर्जिक सीजन का तरीका यह है कि सबसे पहले अपनी जिंदगी के थोड़े से रूटीन को चेंज कीजिए। जब आपको लग रहा है कि बाहर ज्यादा धूल मिट्टी उड़ रही है या पॉलन से, उस वक्त बाहर ना जाएं तो एक हल्का सा मॉइस्चराइजर और कैलामीन लोशन लगा के जाएं। कोशिश ये करें कि बाहर से आते ही एक माइल्ड क्लेंजर से अपने फेस को और हाथ को धोएं, ताकि बाहर से अगर कुछ भी आ गया है तो वो आपके स्किन के कांटेक्ट में ज्यादा ना रहे। नाखूनों को छोटा रखें ताकि एलर्जन इसके अंदर ना बैठे। और ये जो सारी बातें हैं ये होली के रंग के लिए भी बिल्कुल माकूल है, क्योंकि होली का रंग भी एलर्जन बन सकता है। तो अपनी स्किन पे तेल लगाइए, बालों को बांधिए, ऊपर से तेल लगाइए, उसके बाद होली खेलने जाइए। हाथों पे एक ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लगाइए ताकि कलर आपकी स्किन में ना बैठे। जी डॉक्टर शैला, जैसे कि वक्त बहुत कम है, लेकिन चलते चलते मैं ये ज़रूर जानना चाहूँगी, जैसे सर्दियों के मौसम में हम गर्म पानी से, गुनगुने पानी से नहाते हैं, बाल भी उसी से धोते हैं, लेकिन हम एकदम से गर्मी आ जाती है और ठंडे पानी से नहाना शुरू कर देते हैं, तो इसका कितना असर होता है और कैसे बचें इससे? एक्चुअली गर्म पानी जो है वो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा नुकसान करता है। तो ठंडे पानी आ गए तो थोड़ी राहत है, लेकिन आपको जो चेंज करना है अब अपना शैम्पू, कंडीशनर और सोप को चेंज करना है। अच्छा। अब क्योंकि हम गर्म पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो हमें बहुत कंडीशनर की जरूरत नहीं है, और स्किन पे गर्म पानी नहीं डल रहा है तो अब आप नॉर्मल सोप के ऊपर आ सकते हैं और बाद में जो मॉइस्चराइजिंग की जरूरत थी वो कम हो जाएगी। यानी कि अगर मौसम बदल रहा है तो बालों का भी ख्याल रखें और शैम्पू और जो भी आप यूज कर रहे हैं वो बदल कर यूज करें। डॉक्टर शैला, आप हमारे स्टूडियो में आई, तमाम कॉलर्स के सवालों के जवाब आपने दिया, आपका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले हफ्ते। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और सेहतमंद रहिए। आदाब।